एलाइज ग्लोबल उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4 जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है आपको। तो बच्चों हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि मेंडेले संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था। तो हम सबसे पहले तो ये मेंडेले जो है, ये जो मेंडेले है इसका विकास किया गया था 2007 में। ये हमें ध्यान रखना है कि 2007 में मेंडेले का विकास। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये होता क्या है। जो मेंडेले है ये क्या होता है कि जो है एक लोकप्रिय रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है बच्चों। कौन सा? मेंडेले। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो उपयोग है वो किया जाता है रिसर्च पेपर जो होते हैं, साइटेशन होता है या फिर बिब्लियोग्राफी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मेंडेले है इसका जो मुख्य कार्य ये रहता है कि रिसर्च पेपर को एक तो व्यवस्थित करना होता है या फिर इसका एक कार्य और होता है कि ये PDF हाइलाइट्स और जो नोट्स होते हैं ये बनाना होता है। फिर ऑटोमेटिक साइटेशन बनाना इसका मुख्य कार्य होता है। फिर हम बात करें कि MS जो वर्ड होता है उसको रेफरेंसिंग करना इसका मुख्य कार्य होता है। फिर हम बात करें कि क्लाउड सीन सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी इसी का कार्य होता है मेंडेले। तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मेंडेले हैं इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए हमें याद रखना है कि ये जो मेंडेले है ये किस में उपयोग किया जाता है। तो ये रिसर्च पेपर और साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रश्न संख्या 1 का 2007। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 कहता है कि DDC में वह तालिका जो नस्लीय, जातीय और राष्ट्रीय समूहों का प्रावधान करती है। तो हमें ध्यान है बच्चों कि जो DDC है इसमें 7 टेबल्स का जिक्र किया गया है। कितने टेबल का जिक्र किया गया है? 7 टेबल का जिक्र किया गया है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना। जो हमारे टेबल नंबर 1 से हम बात करें, 7 टेबल है उसमें टेबल नंबर जो 1 है, टेबल नंबर 1 जो रिलेटेड है वो है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न से रिलेटेड है। फिर हम बात करें टेबल नंबर जो 2 है वो है ज्योग्राफिकल एरिया या फिर हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सन से रिलेटेड है। फिर हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर जो 3 है वो किससे रिलेटेड है? वो है सब डिविजन्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर से संबंधित है। फिर अगर हम बात करें टेबल नंबर जो 4 है वो किससे संबंधित है? तो सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज से संबंधित है। फिर अगर हम बात करें कि टेबल नंबर जो 5 है, टेबल नंबर जो 5 है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एथनिक एंड नेशनल ग्रुप से संबंधित है। किससे संबंधित है? एथनिक एंड नेशनल ग्रुप से संबंधित है बच्चों। ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि टेबल नंबर जो 6 होता है वो किससे से संबंधित है? टेबल नंबर जो 6 है वो संबंधित है पर्सन जो लैंग्वेज है उससे संबंधित है। फिर हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर 7, और टेबल नंबर 7 जो होता है वो ग्रुप ऑफ पर्सन से संबंधित है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेबल नंबर 2 किससे संबंधित था? ये था ज्योग्राफिकल एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सन से संबंधित है। टेबल नंबर जो 3 है वो संबंधित है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर से संबंधित है। और टेबल नंबर जो 7 है वो ग्रुप ऑफ पर्सन से संबंधित हो गया। और यहाँ पर टेबल नंबर जो 5 है वो किससे संबंधित है? एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, मतलब रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेबल नंबर 5। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? जोटेरो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था? अब यहाँ पर जोटेरो क्या है कि एक संदर्भ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो विकास किया गया था वो 2006 में किया गया था। 2006 में बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में हम बात करें तो जो ये जो जोटेरो है इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है रिसर्च पेपर जो होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है
कि कक्षा संख्या 011 2J64 51 में अंक J64 किसको दर्शाता है? तो J64 हम बात करें सीसी की, तो सीसी में क्या होता है कि PMEST की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? PMEST की। P का मतलब होता है पर्सनालिटी होता है, M का मतलब मैटर होता है, E का मतलब एनर्जी होता है और S का मतलब स्पेस होता है और T का मतलब टाइम होता है। तो हम बात करते हैं जब इन्वर्टेड कोमा की बात करें, तो इन्वर्टेड कोमा की बात करते हैं तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? टाइम से संबंधित हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं कि मेंडले जो एक है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका जो विकास किया गया था वो कब किया गया था? हमने आगे पढ़ा था 2007 में। कब किया गया था बच्चों? 2007 में इसका विकास किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछा गया है कि इसका विकास किया किसने था? तो इसका जो विकास किया गया किसके द्वारा किया गया था? एल्सवेयर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एल्सवेयर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 6 कहता है कि फ्यूज़न इनमें से क्या है? जो फ्यूज़न आपने देखे थे कि फ्यूज़न क्या है? अ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है बच्चों। क्या है? अ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है। ये आपको। तो बच्चों हम बात करें फ्यूज़न की, तो फ्यूज़न क्या है? फ्यूज़न वही है कि अ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। अगर हम बात करें अ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का क्या अर्थ है, जब अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि किस प्रकार कोई विषय बनाया गया या फिर विकसित किया गया। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं, एक टाइप 1 होता है बेसिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं और मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। फ्यूजन किससे रिलेटेड है? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो कि दो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं जोटेरो। जोटेरो क्या देखा था हमने? जोटेरो क्या है? एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? ये पूछा गया है। तो इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के द्वारा। बच्चों ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि स्वयं प्रभा प्रोग्राम के तहत कितने चैनल हैं? जो स्वयं प्रभा जो चैनल प्रोग्राम है उसके तहत 34 चैनल इसमें सम्मिलित किए गए। बच्चों ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या जो 9 है वो क्या कहता है कि जो द्विबिंदु वर्गीकरण है जिसको हम बोलते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, इसका जो छठा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? तो ये किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? फ्रीली फेसेटेड वर्गीकरण है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोलन क्लासिफिकेशन का छठा जो संस्करण था वो किस तरह की वर्गीकरण पद्धति हो जाएगी? तो वो हो जाएगी फ्रीली फेसेटेड। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि इंटरनेट इनमें से क्या है? इंटरनेट इनमें से क्या है? इंटरनेट की बात करें तो वो क्या होता है? एक नेटवर्क, जो जितने भी नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स का जाल होता है। वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है इंटरनेट। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जिसे रंगनाथन महोदय का गुरु भी कहा जाता है। तो रंगनाथन महोदय का गुरु किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है WCB शेयर्स को। किसको कहा जाता है बच्चों? WCB शेयर्स को। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि एक और रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है रेफवर्क।
रेफ वर्क इनमें से क्या है, अगर ये पूछा जाए या फिर रेफ वर्क क्या है ये पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि जो ये रेफ वर्क है ये होता है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है बच्चों। क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? एक वर्गीकरण योजना जिसमें शिशुओं, बच्चों, किशोरों और वयस्कों से युक्त समूहों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसकी व्यवस्था को कहेंगे एन एरे कहते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं कि श्रृंखला अनुक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा है किसके बारे में? कि चेन इंडेक्सिंग की बात की है। तो इट्स डिपेंड ऑन क्लासिफिकेशन स्कीम। बिल्कुल, श्रृंखला अनुक्रमण जो होता है ये डिपेंड होती है क्लासिफिकेशन स्कीम पर, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स वाज डेवलप्ड बाय एस आर रंगनाथन। बिल्कुल, चेन जो इंडेक्सिंग था वो किसके द्वारा? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा डेवलप किया गया था, ये ध्यान रखना है। ओनली वन ऑफ द एंट्री रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बिल्कुल गलत बात है इसके बारे में कि जो चेन इंडेक्सिंग है ये ओनली वन ऑफ द एंट्री रिप्रेजेंट द कंप्लीट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। बिल्कुल सही उत्तर है कि पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग से संबंधित है कौन सा? श्रृंखला अनुक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। FID का संबंध इनमें से किससे है? तो FID हम सभी जानते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से संबंधित है। FID की बात करें तो FID किससे संबंधित है? UDC किससे संबंधित है? फिर हम बात करें ये जो LCC, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि LCC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो LCC की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। फिर अगर हम बात करें UDC की फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाए तो UDC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें AACR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, ये हो जाएगा AACR। फिर अगर हम बात करें OCLC, इसकी भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें जैसे OCLC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 16 कहता है कि सिस्टम विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कॉलम वर्गीकरण में एक उपकरण है। अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, SID के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि वे विचार जो विभिन्न विषयों के संदर्भ में वैचारिक रूप से समकक्ष होते हैं, जो बराबर के होते हैं, वो होते हैं वर्बल निमोनिक्स की बात करते हैं इसमें। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 18 की, कॉलम वर्गीकरण का नवीनतम संस्करण इनमें से क्या है? तो कॉलम जो क्लासिफिकेशन है उसका जो नवीनतम संस्करण है, नवीनतम एडिशन है, वो हो जाएगा फुली फ्रीली फेसेटेड, जिसको हम फुली फ्रीली फेसेटेड, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं कि UDC सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, UDC इनमें से क्या है? तो UDC क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है, ये आपको बच्चों ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है कि दस्तावेजों को वर्गीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है बच्चों। किसमें? दस्तावेजों को वर्गीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो DDC का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि प्रश्न संख्या 21, PMEST का क्रम ऑर्डर किस में लागू किया गया? तो किस में लागू किया गया था? ये किया गया था मेन क्लास में लागू किया गया था। और ये किस में उपयोग हुआ था? ये हुआ था CC में, कॉलम क्लासिफिकेशन में उपयोग हुआ था। P का मतलब होता है पर्सनालिटी, M का मतलब मैटर, E का मतलब एनर्जी, S का मतलब स्पेस और T का मतलब
टाइम होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो डाइकोटोमी का अर्थ कितने विभाजन से? तो डाई का मतलब 2, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि डाइकोटोमी का अर्थ है 2 में विभाजन, मतलब कितने में विभाजन? 2 में विभाजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A2। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? यूडीसी में प्रतीक कोलन, जो कोलन जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगर यूडीसी में अगर पूछें कि जो नोटेशन है जो कोलन है वो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये रिलेशंस को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि दीवार चित्र सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि दीवार चित्र सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों में किससे संबंधित है? ये अगर पूछा जाए तो ये संबंधित है फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि दीवार चित्र जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या हो जाएगा? प्रोक्वेस्ट द्वारा निर्मित संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? रेफवर्क। मतलब पूछ लिया गया था जो प्रोक्वेस्ट है ये किसके द्वारा निर्मित संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? तो ये रेफवर्क के द्वारा निर्मित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि रेफवर्क्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में किया गया था बच्चों, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पेपर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था? तो पेपर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो है इसका विकास किया गया था 2007 में किया गया था बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं कि रेफरेंस मैनेजर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर वर्तमान में किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा थॉमसन राउटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। फिर अगर हम बात करें जो अपूपा होता है, अपूपा पैटर्न इनमें से किससे संबंधित है? तो अपूपा में सबसे पहले तो ये पूछा जाता है ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए का मतलब हो जाएगा एलियन हो जाएगा, पी का मतलब पेन्यूमरल हो जाएगा और यू का मतलब हो जाएगा अम्ब्रल। तो इन तीनों का जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि ये किससे से संबंधित है, तो ये सेल्फ अरेंजमेंट से संबंधित है। और अपूपा पैटर्न जो था वो किसने दिया था ये पूछा जाए तो ये दिया था एस.आर. रंगनाथन ने दिया था बच्चों, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि पेपर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चालित है? तो पेपर जो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है वो है मैक ओएस पर चालित है। किस पे? मैक ओएस। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 31, DDC 21वें संस्करण में इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1996 का नाम क्या था? तो ये सभी जानते हैं DWAY फॉर विंडोज़ था, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 32 की, प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है कि विस्तृत वर्गीकरण एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1891 में बच्चों, ये आपको याद रखना है कि जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का वर्ष है 1891। DDC का वर्ष पूछा जाए तो 1876। फिर अगर हम बात करें कि 1904 में क्या हुआ था, 1905 में क्या हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ था। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1904 में किसका कौन सी वर्गीकरण प्रणाली जो थी वो प्रकाशित हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, कोहा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चालित है? तो कोहा पुस्तकालय प्रबंधन किस, प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है कि कोहा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चालित है? तो जो कोहा जो पुस्तकालय जो हम बात करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो उबुंटू जो है
वो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उबंटू नाम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर ही चालित है। कौन सा सॉफ्टवेयर? कोहा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 की। प्रश्न संख्या 34 कहता है कि बुक एंड रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हुए? तो बुक एंड की बात करें तो वो मैक ओएस पर चालित है। फिर अगर हम बात करें कि प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं, बुक एंड जो है वो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो ये बुक एंड है वो किया गया था एप्पल के द्वारा निर्मित किया गया था बच्चों, ये ध्यान रखना, एप्पल के द्वारा। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं कि डीडीसी में 500 अंकन किस विषय को दर्शाता है? तो जो 500 जो अंकन है वो दर्शाता है प्योर साइंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्योर साइंस को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर अगर हम बात करें कि सोशल साइंस किसको दर्शाता है, तो 300 को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं कि सीसी में बीमारियों की अवधारणा को किस में रखा गया है? तो बीमारी की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित? एनर्जी से संबंधित, एनर्जी में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 38 की बात करें, प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? दशमलव वर्गीकरण में मुख्य वर्ग किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो जो दशमलव वर्गीकरण है जिसको हम बोलते हैं डीडीसी जो है वो इंडो अरेबिक नंबर्स से दर्शाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें 000, 100, 200 से लगाकर 900 तक। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 39 की। इनमें से कौन सा संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है? अगर हम बात करें सिटावी एंड एंडनोट्स एंड रीड इक्विप, जो SPSS जो है ये कोई रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है SPSS। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर नहीं है? स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो R स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। पेपर्स की बात करें स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। फिर अगर हम बात करें SAS की बात करें तो ये भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, और स्टेटा जो है ये एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 की। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि डाटा विश्लेषण में अनोवा का पूरा नाम क्या है? किसका? अनोवा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या हो जाएगा? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 42 की तरफ। कोलन वर्गीकरण में स्पेसिएटर को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिएटर को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, एक तो हाइफन की बात करें, हाइफन का यूज़ होता है और एक इक्वल का यूज़ होता है, किसमें? स्पेसिएटर को जोड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है बच्चों कि SR रंगनाथन ने विषय निर्माण के कितने तरीकों की पहचान की थी? तो विषय निर्माण की पहचान कितनी की थी? 5 तरह की। अब हम बात करते हैं बच्चों कि प्रश्न संख्या 44 SPSS का पूरा नाम क्या होता है? SPSS की फुल फॉर्म पूछी गई है। SPSS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि SPSS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि डॉक्टर रंगनाथन ने किस शब्द को वर्गीकरण के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रमिक संख्याओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोटेशन। बच्चों, डॉक्टर रंगनाथन जो थे उन्होंने वर्गीकरण के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रमिक संख्याओं की एक जो प्रणाली थी उसको परिभाषित किया था, उसको कहते हैं नोटेशन। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं कि SPSS सॉफ्टवेयर का विकास जो
किया था वो किसके द्वारा किया गया था? अगर इसकी हम बात करें तो नोर्मा एच नी या फिर IBM, इसके द्वारा इसका विकास किया गया था। अब हम बात करें प्रश्न संख्या 47, UDC का कौन सा संस्करण पहला अंग्रेजी संस्करण है? तो UDC का कौन सा संस्करण था जो पहला, उसका कौन सा संस्करण था? अंग्रेजी संस्करण, इंग्लिश वर्जन था। तो वो 4th एडिशन ही था। जो कौन सा एडिशन था? इंग्लिश वर्जन था उसका, किसका? UDC का। फिर हम बात करें SPSS सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष हुआ था? तो SPSS सॉफ्टवेयर का जो विकास हुआ था वो हुआ था बच्चों 1968 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 49 की, कि भारत सरकार द्वारा 1957 में नियुक्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों KP सिन्हा। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 50 की, कि UPA किसका कार्यक्रम है? तो UPA यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो ये किसका है? IFLA का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी बच्चों, ये भी ध्यान रखना साथ में। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं, कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का वर्तमान जो कार्यालय है, वर्तमान जो मुख्यालय है वो हो जाएगा द हेग में है। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, कहाँ पर हो जाएगा? द हेग में। प्रश्न संख्या 52 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 कहता है कि किसी सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सेवा किस सूत्र से संबंधित है? प्रत्येक व्यक्ति को सेवा, प्रत्येक व्यक्ति मतलब सर्विस फॉर ऑल, ये सेकेंड जो लॉ है SR रंगनाथन का, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 53 की तरफ चलते हैं, कि एक पेशेवर संघ को मुख्य रूप से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो एक पेशेवर जो संघ है उसको कौन सा कार्य करना चाहिए? डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इट्स मेंबर। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करने वाली समिति थी, कौन सी थी? सिन्हा कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सिन्हा कमेटी है इससे संबंधित कौन सा ईयर है? 1957। और ये जो सिन्हा कमेटी है इसका विकास किसने? KP सिन्हा के द्वारा किया गया था। फिर अगर हम बात करें प्रश्न के 55 की, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कानून कहाँ पारित किया गया था? तो पहला जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो कानून था वो मद्रास, जो वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कानून को पारित किया गया था बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है बच्चों? कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी कि RRLF है, उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की प्रबंधन समिति क्या कहलाती है? तो इसकी जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट वाली जो समिति है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन के नाम से जानते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो SPSS जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा उसका जो लेटेस्ट अद्यतन संस्करण 2022 में जारी हुआ, तो वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था SPSS 29 के नाम से जारी हुआ था बच्चों। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। प्रश्न संख्या 58 कहता है कि निषाद जो है किसके द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित था? जो निषाद
निषाद जो कार्यक्रम है, निषाद जो प्रोग्राम है, वो किसकी सिफारिश पर आधारित था? ये था पीटर लेजर रिपोर्ट। यूनेस्को, कभी कभी पूछ लिया जाता है यूनेस्को की कोई फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है? एक स्कूल पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर नहीं मिलेगी? तो हम बात करें कि स्कूल पुस्तकालय में ऑडियो विजुअल सामग्री मिलेगी, बिल्कुल। जर्नल्स की बात करें जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, वो भी मिलेंगे। अगर हम बात करें मैप्स, तो मैप्स भी वहाँ मिलेंगे। लेकिन हम बात करें जब पेटेंट की, तो पेटेंट जो संबंधित हैं वो स्पेशल लाइब्रेरीज में मिलेगी, ना कि स्कूल लाइब्रेरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है? INIS है, क्या है? INIS क्या हो जाएगा बच्चों? INIS हो जाएगा एक केंद्रीकृत आउटपुट सेंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। SPSS सॉफ्टवेयर के लिए कथन, SPSS के लिए क्या सही है? यह क्वांटिटेटिव डाटा विश्लेषण पद्धति है, बिल्कुल सही है कि ये कौन सी पद्धति है? क्वांटिटेटिव डाटा विश्लेषण पद्धति है। यह सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों करेक्ट है। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। आर सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का विकास 1993 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर एक सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था रोज इनाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन के द्वारा किया गया था बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 63, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बच्चों? शिकागो के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है कि जो RRLF है, राजाराम RRLF का मुख्यालय पूछा गया है राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता के अंदर। कहाँ हो जाएगा बच्चों? कोलकाता के अंदर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 65 कहता है कि किताबें सभी के लिए, बुक्स फॉर ऑल, पुस्तकालय विज्ञान किस नियम को संतुष्ट करता है? तो ये नियम सेकंड है, सेकंड लॉ से संबंधित है। बुक्स फॉर ऑल, किताबें सभी के लिए हैं। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 66 की, पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फोर्टेन ने किस संस्थान की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी? तो हम बात करें, एक तो FID की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? FID की बात करते हैं, FID की बात करते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं UDC। ये भी विकास किसके द्वारा? पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फोर्टेन के द्वारा किया गया था बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं कि इटलीस का पूर्ण रूप क्या है, कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इटलीस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं कि सबसे पुराना संघ कौन सा है? इसमें क्या पूछा गया है? सबसे पुराना संघ पूछा गया है। सबसे पुराना संघ, सबसे पुराना संघ की बात करें तो जो ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर, 1876 में इसका हुआ था स्थापना। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है।
फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या करता है, डेसीडोक किस संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। तो जो डेसीडोक है वो DRDO जो संस्था है उसके अंतर्गत कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें बच्चों प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 क्या कहता है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण कौन कर रहा है। तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जो निर्माण है वो CRL इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। को भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता कर रहा है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 71 की, तो प्रश्न संख्या 71 कहता है कि भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना नीति नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी का मसौदा किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। तो ये किया गया था बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये किया गया था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड RRLF के द्वारा किया गया था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पुस्तकालय कानून किस राज्य में सबसे अद्यतन अधिनियमित किया गया। तो ये किया गया था तेलंगाना में, मतलब लेटेस्ट अभी 2015 में जो कानून बनाया गया पुस्तकालय से संबंधित वो कौन सा है, वो तेलंगाना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 73 कहता है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष किस वर्ष से बनाया जा रहा है। तो वो बनाया जा रहा है 1968 से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1 फरवरी 1953 को औपचारिक रूप से निम्नलिखित पुस्तकालयों में से एक को जनता के लिए खोलने की घोषणा की। तो वो कौन सी थी, वो थी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 75 है कि स्टेटा जो सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का विकास 1985 में किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम गोल्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 76 है कि सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो सार्क डॉक्यूमेंटेशन जो सेंटर है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो DPL की स्थापना सभी जानते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि DPL की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी बच्चों, 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो प्रश्न संख्या 78 है, डाटा एनालिसिस का प्रथम चरण है। जो डाटा एनालिसिस है उसका प्रथम चरण क्या है, डाटा एडिटिंग होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 79 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 79 कहता है कि द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है। तो द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया है वो इजिप्ट में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है, इजिप्ट में। फिर अगर हम बात करें द लाइब्रेरी ऑफ परमेंगम कहाँ स्थित है, अगर इसकी भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट द लाइब्रेरी ऑफ परमेंगम कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है, तो ये टर्की में है। कहाँ पर है, बरगामा टर्की में स्थित है। कहाँ पर है, बरगामा टर्की में स्थित है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 81 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 81 कहता है कि पुस्तकालय एक जीवित प्रणाली के रूप में जो पुस्तकालय है वो क्या कहता है। पुस्तकालय कहता है पुस्तकालय एक जीवित प्रणाली के रूप में नया पदार्थ लेती है और पुराने पदार्थों को त्याग देता है।
आकार में परिवर्तन करता है और नया आकार लेता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये किसने बोला था? ये बोला था वीडिंग आउट प्रोसेस। और वीडिंग आउट प्रोसेस की बात किसने की थी? ये की थी एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है कि किताबों का चयन एक अनवरत कार्य है, यह किसका उदाहरण है? तो ये किसने कहा था किताबों का चयन एक अनवरत कार्य है? ये कहा था C.A. कटर साहब ने। किसने कहा था? C.A. कटर साहब ने। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है कि जो हिस्टोग्राम का विकास हुआ था, हिस्टोग्राम का विकास 1891 में किसके द्वारा किया गया था? हिस्टोग्राम तो कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था हिस्टोग्राम का 1891 में। फिर अगर हम बात करें 84 की बात करते हैं। बार चार्ट का उपयोग श्रेणीबद्ध डाटा या असतत चरों की तुलना के लिए किया जाता है, यह बात सत्य है, असत्य है, या फिर कुछ सत्य है या फिर कुछ असत्य है? मतलब हम बात करें कि बार चार्ट का उपयोग श्रेणीबद्ध डाटा या असतत चरों की तुलना के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल, ये जो बात है वो बिल्कुल कैसी है? सत्य बात है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या कहता है? पुस्तकालय विज्ञान के इस नियम द्वारा पुस्तकालय से अनुपयोगी पुस्तकों की छँटाई पर जोर दिया जाता है, तो वो है फिफ्थ में कहा गया है वीडिंग आउट प्रोसेस किसके द्वारा किया गया था? एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 86 की। प्रश्न संख्या 86 है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP किस तरह का प्रोटोकॉल है? ये है कम्युनिकेशन टाइप का प्रोटोकॉल है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 87 कहता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल उन 7 परतों का वर्णन करता है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर संचार करने के लिए करता है। ये लेयर है, ये किसकी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर है। कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। और 7 जो परत है वो कौन से? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है, और लास्ट अंतिम है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। इनमें से 2002 में किस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिलिप कब हुआ था? 2002 में। सिलिप की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। तो और इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। ILA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और आइजलिक की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ले तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है ना। और LA का हो जाएगा लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिप। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान कौन सा सूत्र कौन सा सूत्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अपने से संबंधित राज्यों में पुस्तकालय कानून बनाने पर जोर दे देता है? तो जो लाइब्रेरी सर्च की बात करते हैं, लाइब्रेरी लॉज की बात करते हैं, वो है सेकंड लॉ, इसमें बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 90 कहता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा सत्य? ये इट इज़ सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही उत्तर है। इट इज़ फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इट इज़ प्रिंसिपल फ्री ऑफ चार्ज, और इट इज़ प्रिपेयर बाय नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इट इज़ प्रिपेयर बाय नेशनल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या वर्तमान में एजलिप का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एजलिप का फुल फॉर्म पूछा गया है बच्चों यहाँ पर, तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। RRLF अपना आधिकारिक प्रकाशन किस नाम से जाना जाता है? तो RRLF अपना आधिकारिक प्रकाशन किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्रंथाना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चों?
तो वो जाना जाता है ग्रंथाना के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रंथाना। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 93 कहता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी 1800 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर? यूएसए में। तो 1800 में की गई थी। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 94 की बात करें, प्रश्न संख्या 94 क्या कहता है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सैम पित्रोदा। कौन थे? सैम पित्रोदा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। उस एसोसिएशन की पहचान करें जिसने अपना मूल नाम बदल दिया। तो निस्केयर का नाम क्या कर दिया था? निस्पियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया था। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 96 कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय किस संस्था के अंतर्गत स्थित है? तो वो है निस्पियर के अंतर्गत है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं कि यूनिसिस्ट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो वो क्या था? ICSU के साथ सहयोग किया था। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा मोबाइल ऐप जो ई बुक्स ऑडियो वीडियो के उधार लेन देन से संबंधित है? वो है ओवरड्राइव के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 100, OSI मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो OSI का जो मॉडल है वो OSI, तो उसका जो विकास किया गया था वो किया गया था ISO के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो बच्चों आज हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और ये जो 100 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। और हाँ, जो विद्यार्थी लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैनल पूरी तरह डेडिकेटेड है। डेली फ्री क्लासेस के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।